हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि ये यूपी पीसीएस का हम लोग टेस्ट सीरीज़ का फुल टेस्ट का डिस्कशन कर रहे थे, तो इसी क्रम में एक वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो आज हम लोग क्वेश्चन 31 से क्वेश्चन 75, ठीक है, 75 तक डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और मैंने यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में 2 बार 2019 और 2020 2 बार 112 प्लस क्वेश्चन सही करने का स्कोर किया है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 38 गलत और 112 प्लस सही। तो ये मतलब मेरा स्कोर रहा है। और बेसिकली हम लोग ये डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी सीख रहे हैं कि किस तरह से पेपर को अप्रोच करेंगे। तो जब एग्ज़ाम में आपके पास क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से अप्रोच करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो टेस्ट सीरीज़ का ये डिस्कशन पार्ट 2 है, ये सबके लिए ओपन नहीं है। तो केवल जब तक स्ट्रीम हो रहा है उसके केवल 1 घंटे बाद तक ये पब्लिक रहेगा, और उसके बाद ये प्राइवेट कर दीजिएगा केवल उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है। तो केवल पेड टेस्ट सीरीज वालों के लिए 1 घंटे के बाद, ठीक है, ताकि अच्छा खासा टाइम मिल जाए। जो लोग ये वीडियो थोड़े लेट भी देख रहे हैं वो भी ये वीडियो देख सके। तो 1 घंटे तक हम लोग इसको पब्लिक रखेंगे, उसके बाद इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इसको ऐसा मत कीजिए। दोस्तों, ये थोड़ा सा यूज करना पड़ रहा है, हमें करना ही पड़ रहा है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में जो लोग पेड ज्वाइन किए हैं उन लोगों को कुछ स्पेशल हम लोग को प्रोविज़न उनके लिए करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कशन हो चुका था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। मैं बगल में ही इसका जो मॉडल आंसर है वो ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात, जो एग्जाम में प्रश्न होता है, ठीक है, इसको मैं मॉडल आंसर भी बगल में ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से देख पाएंगे। और यही है यूपीएससी हिंदी का मॉडल आंसर भी, तो आप वो भी देख पाएंगे कि क्या आपको फैसिलिटीज़ मिलती है जब आप यूपीएससी हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जो मैं आप लोग से डिस्कशन कर रहा हूँ, मैं इसको बहुत बड़े से ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर ये चीज़ें दिख पाएँ। अब देखिए, ये है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो नहीं पे पहले अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, तो जब नहीं आता है उसको पहले अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नहीं तो कई लोग क्या करेंगे, हेक्टर मुनरो, अरे वाह बक्सर का युद्ध में सही किया था, अरे गजब, पहला ही ससुरा सही हो गया, जो पढ़े तुरंत टिक मार दिए। ये गलत हो जाता है। तो ध्यान से पढ़ना। नहीं पूछा है। अब नहीं में क्या है, आप देखेंगे जो 4th ये वाला युद्ध था, ठीक है, आप देखेंगे जो है ना, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता भी है हमेशा से, मेरे लिए तो खास तौर पे हिस्ट्री बहुत कंफ्यूजिंग रहा है। ठीक है, तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए यहाँ पे मॉडल आंसर में भी क्लियर लिखा हुआ है ना, यहीं से ओपन ही कर देता हूँ तो सीधे समझ में आएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लॉर्ड हेस्टिंग गवर्नर जनरल थे। यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में दिए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये गलत है इसका आंसर। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इसके साथ आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज में ये तीनों ऑप्शन याद रख लेने हैं। यानी हेक्टर मुनरो के समय बक्सर का युद्ध हुआ था, बेसिकली हेक्टर मुनरो ने लीड भी किया था, ठीक है, अंग्रेजों को। लॉर्ड हेस्टिंग के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय 4th आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली के समय दोस्तों बहुत सारे युद्ध और भी हुए थे। जैसे मैं अगर यहाँ पे अपने नोट्स खोलूँ, ठीक है, आपको एक बार ये जो मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं आप यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस, जो वहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो 3rd है ना, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ नहीं तो नोट्स खराब हो जाएंगे, है ना कोई याद नहीं। तो ये देखिए, ये मेरे नोट्स में से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, 2nd आंग्ल मैसूर युद्ध। और देखिए ऐसे ही नोट्स बनाते हैं, केवल इतना ही शॉर्ट में नोट्स बनाते हैं, आप देख पाएंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नोट्स में लिखना नहीं होता है। तो केवल इतना ही नोट्स में लिखा भी है मैंने। वेलजली में 2nd आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए 1803 में वेलजली गवर्नर था, ठीक है, और 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ठीक है, तो इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसमें नोट्स बनाते जाएंगे कि यहाँ पर, है ना, इसी तरह से आप क्या करेंगे, इसको नोट्स भी यहाँ पर बनाते जाएंगे। ठीक है, तो 3rd आंग्ल यहाँ पे देखिए 3rd आंग्ल मराठा युद्ध वेलजली के समय, एक बार मैं फिर से नोट्स पे दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग होता है वो, जनरली हमें जल्दी याद ही करना था। 2nd आंग्ल मराठा, अच्छा आंग्ल मराठा आंग्ल मैसूर बहुत कंफ्यूजिंग कर रहा है, खुद से मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है, और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय भी कंफ्यूज कर रहा है। फिर से इसीलिए आपको क्लियर सामने दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2nd आंग्ल मराठा युद्ध वेलजली के टाइम होता, वेलजली गवर्नर था, और 3rd आंग्ल मैसूर युद्ध कॉर्नवालिस था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है,
यहाँ पर दिया हुआ है तृतीय आंग्ल मराठा, लेकिन वो आंग्ल मराठा की जगह यहाँ पे मैसूर होता तो सही हो जाता। ठीक है, मैसूर होता तो सही हो जाता, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को ये याद करना है और आगे बढ़ जाना है। इसी का एक नोट्स कुल मिला क्या करना है, इसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जैसे मैंने बनाया आप देखेंगे। फिर अगला पूछा किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी। कंपनी या असंगति है एक, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ खुद ही असंगत है, सब कुछ खुद ही असंगत है। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपीपीसीएस कई बार इसको पूछता है। इसका सही आंसर होगा थॉमस वेलिंगटन मैकॉले। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32वें का डी। ठीक है, तो मैकॉले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की थी। आपको पता होगा कि जो प्रथम विधि आयोग बना था, ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज़ यह भी है, प्रथम विधि आयोग बना था भारत में, उसके अध्यक्ष कौन था, उसका अध्यक्ष यही मैकाले ही था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और उसी के जो रिपोर्ट आई थी, उसी के तरह जो आज हम लोग आईपीसी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये उसी के रिपोर्ट के आधार पर बनी हुई थी। ठीक है, तो 32वां क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी मैकाले, 32वें का डी आपको ध्यान में रखना है। अगला है 33वां प्रश्न, इसके बगल में ओपन कर लेता हूँ। किस समाज सुधारक ने 1826, देखिए बेसिकली ये जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन है ना, हिस्ट्री वाले क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को है नहीं। ठीक है, कहानी की तरह कुछ है नहीं, तो मैं बताते जाऊंगा, आप लोग बेसिकली ऑडियो की तरह इसको सुनते जाइए और रटते जाइए। कुछ और इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, सबसे अच्छी बात है, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, केवल रटते चले जाना है। जब अगला पोर्शन हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे, क्योंकि टोटल इस पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, मतलब 45 क्वेश्चन नेट है ना, 30 तक हो चुका था, तो 75 तक आज हम लोग पहुंच जाएंगे। अब लोग क्या करना है, इसमें आधे क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, फिर ज्योग्राफी कहेंगे। तो ज्योग्राफी वाले में कहीं कहीं कॉन्सेप्ट आएगा, हिस्ट्री वाले में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे रटते चला जाना है। तो किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो उसका आंसर है राजा राम मोहन राय। ठीक है, जूरी बेसिकली होती क्या है कि 10-12 लोग मिल के किसी चीज़ पर फैसला करते हैं। ठीक है, और बहुमत से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा रुस्तम मूवी, अगर आपने देखा होगा तो रुस्तम मूवी में जब अक्षय कुमार की जो जांच चल रही थी वो जूरी से प्रेरित थी, वो जूरी द्वारा की जा रही थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। अगला देखते हैं, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति दर्शाई। तो देखिए थोड़ा सा इस बात को अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा, ये बेसिकली ये लोग किसको सपोर्ट कर सकते हैं, ये लोग बेसिकली कम्युनिस्ट आंदोलन को ही सपोर्ट कर सकते हैं मुख्य तौर पे, या फिर किसको सपोर्ट करेंगे जिसमें अंग्रेज भी हो। भाई ये लोग कब बोलेंगे, किसी के बारे में कब बोलेंगे, अगर अंग्रेजों को सजा मिल रही हो तो ही बोलेंगे। तो इसमें जो मेरठ षड्यंत्र दोस्तों, इसमें कुछ अंग्रेज ऐसे थे जैसे फिलिप स्प्राट। ठीक है, फिलिप स्प्राट का आप लोगों ने नाम सुना होगा, और मैं बता दे रहा हूँ, तो ये फिलिप स्प्राट, ये लोग इसमें इन्वॉल्व थे। मेरठ जो षड्यंत्र था, यहाँ पर देखिए लिखा भी है मॉडल आंसर में, है ना, मॉडल आंसर में यहाँ पे आप देखेंगे लिखा भी हुआ है कि मेरठ षड्यंत्र मुकदमा कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर चलाया गया था, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे। अब ये अंग्रेज थे ना नमूने, इन कारण से आप देखेंगे कि इन हेराल्ड लास्की, एच.जी. वेल्स, ठीक है, ये लोग बहुत जो फेमस उस समय आप देखेंगे वैज्ञानिक हैं, है ना, और फेमस राजनीतिज्ञ हैं, इनको समर्थन मिल गया था। ठीक है, इनके द्वारा सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणी की गई थी। तो ये बेसिकली मेरठ षड्यंत्र, आप इसको देखिए। अच्छा, इसको क्या करिए आप, तुरंत इसको गूगल सर्च करें। ठीक है, और जो आप गूगल सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक बार। ठीक है, मैंने देखिए लगभग सारे क्वेश्चंस के गूगल सर्च ऑलरेडी किए हुए हैं। ठीक है, फिर वाईफाई ओपन कर ही देता हूँ क्योंकि शायद, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे आप अगर, तो मैं नाम भी वहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए ये है, इसी तरह से मतलब चीज़ों को हम लोग इसी तरह से समझ सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस है। ठीक है, और 1929 से 1933 में हुआ था, पहला लाइन आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे ऐसे डांगे, यहाँ पर आप नाम पढ़ें, जो चार्जेस, ये बेसिकली बहुत फेमस है, कई बार सीधे यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों ही इससे पूछता है। तो यहाँ पर देखिए फिलिप स्प्रैट और बेंजामिन फ्रैंकलिन ब्रैडली, देखिए आप 2 चीज़ देख पाएंगे, बेंजामिन फ्रांसिस ब्रैडली, फिलिप स्प्रैट, ये 2 अंग्रेजों का नाम आप पढ़ेंगे इसमें। हिंदी वाले जो मतलब भारतीय थे कौन थे, आप देखेंगे ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद। ठीक है, तो ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और कुछ इसमें महत्वपूर्ण नहीं है ना, तो ये आप देख पाएंगे। 34वें का सही आंसर हो जाएगा सी, मेरठ षड्यंत्र केस। फिर अगला देखते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। देखिए स्वराज दल आपको पता होगा कि जब 1921 का आंदोलन जो सहयोग आंदोलन था वो रद्द कर दिया गया महात्मा गांधी द्वारा, तो इन लोगों द्वारा कहा गया कि यार हम लोग अब क्या करेंगे, विधानसभा में जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और बेसिकली क्या करेंगे, अंग्रेजों को वहाँ पर परेशान करेंगे, अंग्रेजों को परेशान करेंगे। तो इस कारण से
स्वराज दल की स्थापना सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सॉरी सी आर दास, सी राजगोपालाचारी नहीं, सी आर दास द्वारा वहाँ पर की गई थी। हालांकि आप लोग इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री मेरी थोड़ी सी वीक है, फिर भी क्योंकि बगल में मॉडल आंसर ओपन है तो मैं इस वजह से आंसर एटलीस्ट श्योर बताऊंगा, आंसर की चिंता मत करें। लेकिन कुछ चीज़ें आप भी साथ साथ में एफर्ट करते रहें, मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, साथ साथ में फिर भी आप एफर्ट करते रहेंगे, आपका भला होगा इससे। तो एम ए जिन्ना, बेसिकली जो एम ए जिन्ना है, उन्होंने उस समय स्वराज दल का समर्थन किया था। बाद में ये कांग्रेस से अलग भी हो गए थे। आपको पता होगा कि जब कांग्रेस ने हार्डकोर पॉलिटिक्स अपनाना शुरू किया तो एम ए जिन्ना कांग्रेस छोड़ के अलग हो गए, पहले एम ए जिन्ना कांग्रेस में थे, ठीक है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फर अहमद, जो भी एम ए जिन्ना, जो भी फुल का नाम है। स्वतंत्रता पूर्व भारत ने, ठीक है, मोहम्मद, है ना, स्वतंत्रता पूर्व भारत ने निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम ए जिन्ना, ठीक है। इसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। पहला कथन ये है, दूसरा कथन है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। तो देखिए दोनों कथन सही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो कई बार दादा भाई नौरोजी को भी ग्लैडस्टोन कहा जा रहा है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को भी ग्लैडस्टोन कहा जा रहा है। हालांकि बहुमत है कि गोपाल कृष्ण गोखले को भी कहा जाता था और दादा भाई नौरोजी को भी कहा जाता था। तो जो आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर मान लो यूपीपीसीएस क्वेश्चन यही बना देती है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है, और ऑप्शन देती है दादा भाई नौरोजी और गोखले को नहीं देती है, वहाँ पर गोखले को नहीं देती है, तो आप दादा भाई नौरोजी को टिक कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए गोखले को देती है तो आप गोखले को टिक कर देंगे, और अगर दोनों को दे देती है तो आप गोखले के ऊपर जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इनको ग्लैडस्टोन कहा जाता था, ठीक है। तो दोनों को अगर दे देती है तो भारत का ग्लैडस्टोन, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली हम लोग कहते थे दादा भाई नौरोजी को, DBN, इसको शॉर्ट फॉर्म में दादा भाई नौरोजी ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो गोपाल कृष्ण गोखले का आप सही आंसर मार देंगे कि ग्लैडस्टोन इनको कहा जाता था, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में इन्होंने की थी। तो ये भी कथन, दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों कथन सही है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आपको ये भी चीज़ ध्यान देनी होगी, दिमाग में ये मत बैठा के रखिएगा कि दोनों सही होता है तो सी होता है, ठीक है, ये दिमाग में नहीं बैठाना है। यूपीपीसीएस जो ऑप्शन देती है उस ऑप्शंस को अवश्य देखना है, ठीक है, क्या ऑप्शन दे रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाजसनेयी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। वाजसनेयी, है ना, ये सब शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है। संहिताएं बेसिकली क्या होता है, जो वेदों को एक्सप्लेन करती हैं, बाद में जो वेदों पर टिप्पणियाँ, वेदों पर टिप्पणियों को हम लोग बोलते हैं संहिताएं, ठीक है। तो वाजसनेयी क्या है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता, ये बस रटना है, सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अगला है कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है, तो ये भी कथन सही है, ठीक है। जैन शासक खारवेल था और इसके विषय में संपूर्ण जानकारी, बेसिकली बहुत बड़ी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पर है और किस राज्य में है। तो ये एक नया क्वेश्चन यूपीपीसीएस में बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली जो हम प्रिपरेशन करेंगे इस तरीके से आगे करते जाएंगे। अगला है, ठीक है, अगला है आपको मैच द कॉलम का क्वेश्चन करना है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन कौन से समुद्रगुप्त के समकालीन थे। अब देखिए ऐसे प्रश्न में दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना है, जो आपको पता है, ठीक है, जो आपको पता है सबसे पहले वो ऑप्शन में खोजना है। तो देखिए आप देखेंगे अगर धनंजय, ठीक है, धनंजय को अगर देखेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये 38 है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको मॉडल आंसर से ही दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि कोई गलती ना होने के चांस रहे। तो देखिए इसका सही आंसर दिया है डी, ठीक है। तो डी आंसर में आप देखेंगे ए का केवल 3 अगर आपको पता हो, यानी धनंजय का आपको यही पता हो कि ये कुस्तलपुर का है, ठीक है, केवल यही पता हो कि धनंजय कुस्तलपुर के हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए अगर आपको यहाँ पे आपको मतलब बेस्ट पॉसिबल सिलेक्शन आपका यही हो रहा है कि अगर आपको ये पता है कि धनंजय कुस्तलपुर के राजा थे, साथ में समुद्रगुप्त के साथ में, और देखिए मैंने गूगल सर्च भी करके यहाँ पे जो चीज़ें हैं वहाँ पे मैंने इकट्ठा किया था, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी आपको देख ही लेना चाहिए साथ में कि फेमस कॉन्स्पिरेसीज कौन कौन हुई थी। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, खुदीराम बोस, जो अभी इसके पहले हम लोग जो मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस किया था, ठीक है। तो ये बेसिकली आप इसको देख पाएंगे, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस यहाँ पर देखेंगे पूरा लिखा है, ठीक है। मुजफ्फर अहमद, फिलिस स्प्राट, शौकत उस्मानी, SS मिर्जाकर, इनके नाम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो प्रमुख है। यहाँ पर जो है बेसिकली समुद्रगुप्त के बारे में अगर आप देखेंगे यहाँ पर,
तो समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप जाएंगे, देखिए इन्होंने बेसिकली बताया है कि कहाँ कहाँ पर ये समुद्रगुप्त का जो शासन था। तो आठवीं आप देखेंगे प्रत्यंतराज, समतट, दवाक, कामरूप, नेपाल, कर्तृपुर, मालव, अर्जुनायन, यौधेय, ठीक है। तो जिन लोगों को ये दिख रहा है वो चाहें तो एक बार स्क्रीन पर रोक के आराम से इसको पढ़ लेंगे, मैं एक बार सामने से धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, ठीक है। विदेशी शासकों के अंतर्गत दूसरा नाम सकोकाया है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। विदेशी शासकों के अंतर्गत दूसरा नाम सकोकाया है, ठीक है। तो आप देखेंगे क्षत्रप कहलाते थे, उनकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी थी। शकों के बाद मुरुंड का नाम मिलता है, संस्कृत में इनको स्वामिन कहा गया है। तो आप इसको एक बार रीड कर लेंगे कि समुद्रगुप्त का ये है, इसको पराक्रमांक की उपाधि मिली, श्री विक्रम की उपाधि, ठीक है। फिर आप देखेंगे चिरोसन अश्वमेध हथा कहा जाता है, यानी अश्वमेध यज्ञ का भी इसने संपादन किया, जो कि लिखा हुआ इसका अर्थ है दीर्घ काल से बंद अश्वमेध यज्ञ को पुनर्प्रचलित करने वाला, ठीक है। तो आप देखेंगे विजेता, ये सब इसके बारे में पूरा यहाँ पर बताया हुआ है समुद्रगुप्त के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आप एक बार चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, है ना, इसको एक बार पूरा रीड कर सकते हैं। कर्पूर, आठविक, बलवर्मा, गणपति नाग, चंद्रवर्मन, नागदत्त, रुद्रदेव। लेकिन मेरे हिसाब से केवल आपको ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि जो इसके मॉडल आंसर में अब दिया हुआ है, मॉडल आंसर में बेसिकली कुछ नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन कौन थे। तो जैसे धनंजय कुशलपुर, ये आपको याद करना है, नीलराज अवमुक्त, ठीक है, उग्रसेन पालक्का, विष्णुगोपा कांची, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको नाम ही याद कर लेने ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे जो समुद्रगुप्त के बारे में हम प्रशस्तियों को देखते हैं तो बहुत सारे नामों का वहाँ पे वर्णन है। तो उतने नाम चूंकि याद नहीं पाएंगे, तो जो इंपॉर्टेंट हैं, जो पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो नाम हम लोग एक बार देख लेंगे, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन है। बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको केवल एक अगर पता हो कि धनंजय ने कुशलपुर, डीके, है ना, डीके, यार यही याद रख रहे हैं कि धनंजय कुशलपुर है, तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है? तो देखिए इसका सही आंसर है अयोध्या लेख। तो अयोध्या लेख में यह बताया गया कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। और देखिए अश्वमेध यज्ञ को शुरू किसने किया? पुनः, अभी हम लोग देखा था समुद्रगुप्त ने, लिखा भी है ना, कुछ मेधहता ऐसे करके लिखा है ना, अश्वमेधहता मतलब जो पुनः बहुत समय से बंद अश्वमेध यज्ञ को पुनर्शुरू करने वाला कौन था? समुद्रगुप्त था। तो आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने भी बेसिकली अश्वमेध यज्ञ किए थे, 2 अयोध्या लेख में इसको लिखा हुआ है। अगला दोस्तों बहुत प्रसिद्ध चीजें हैं, मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। ये कई बार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह पूछा जाता है। तो आपको पता होगा, पहली बात तो ये बेसिकली ये चोल और पल्लव मंदिर है। आप देखेंगे सप्त पैगोडा, महाबलीपुरम, है ना, ये बेसिकली ये पल्लव मंदिर कला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये चोल मंदिर कला है। अगर आपको केवल इतना ही दिमाग में है कि पल्लव पहले आए थे, है ना, चोल 9वीं शताब्दी के आसपास या 11वीं शताब्दी के आसपास आए थे, राजेंद्र चोल, राजराज चोल, और पल्लव उसके पहले आ गए थे, तो भी ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली देखिए यहाँ पर आपको यही जानना है कि सप्त पैगोडा पल्लव शासक थे, तो पहले थे ये, तो सप्त पैगोडा पहले का, तो इसका सही आंसर यहाँ पे देखिए 4th सबसे पहले, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40वें का देखिए डी, ठीक है। हालांकि अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, लेकिन एक तरीका है। बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको सारे डेट्स याद नहीं है, ठीक है, एग्जाम में डेट्स याद नहीं है, तो भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई सप्त पैगोडा सबसे पहले बना, ये ऑर्डर याद करिए, न कि डेट्स याद करिए। सप्त पैगोडा 7वीं शताब्दी में, महाबलीपुरम 8वीं शताब्दी में, ठीक है। बृहदीश्वर मंदिर उसके बाद बना 1010, मतलब आप कह सकते हैं 11वीं शताब्दी के पहले दशक में। और फिर गंगईकोंड चोलपुरम जब राजेंद्र चोल जीत लिया, ठीक है, गंगा के मैदानों में जब उसने विजय प्राप्त की, तो गंगईकोंड चोल यानी गंगा का चोल विजेता, इसका फुल फॉर्म होता है गंगा का चोल विजेता, उसी के नाम पे इसने मंदिर बनाया। तो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर उसके बाद बना। तो ये सही ऑर्डर है, ऑर्डर आप देख पाएंगे, लेकिन मैं एक बार एग्जैक्ट इसकी डेट्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लियर एक्सप्लेनेशन में, मॉडल आंसर में। तो बृहदेश्वर मंदिर, जिसको राजराजेश्वरम मंदिर भी कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान में रखना है, राजराजेश्वर मंदिर भी इसको कहते हैं। यह एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। आप देखेंगे इसका निर्माण कब हुआ था, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच। देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। एक जो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित है यह मंदिर, अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है, ठीक है। सामान्यतः मंदिर बेसाल्ट के बनते हैं, है ना, लेकिन ये पूरी तरह से ग्रेनाइट का बना हुआ मंदिर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और लिखा हुआ है राजराज चोल ने निर्माण कराया,
चोल शासक राजराज चोल प्रथम, इसी के नाम पे इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो चीज़ें बताई कि ग्रेनाइट, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन या यूपीपीएससी सीधे यही पूछ दे कि इनमें से कौन सा मंदिर पूर्ण रूप से ग्रेनाइट से निर्मित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। अगला है गंगईकोंड चोलपुरम, 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल ने बनवाया, तो इसको याद रख लीजिए। अगला है तटीय मंदिर, तो देखिए लिखा है 700 से 728 ईस्वी में ये निर्मित था। ठीक है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के तट पे है, बेसिकली इसको शोर टेम्पल कहा जाता है, शोर टेम्पल इंग्लिश में। ठीक है, तो इस वजह से है ना आप देखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जो ये सप्त पैगोडा है, सप्त पैगोडा यहीं अगल बगल में ये सप्त पैगोडा, और इसको इसके पहले बनवाया गया था, मतलब 7वीं शताब्दी में इसके पूर्व बनाया गया था। और इसको बेसिकली आप देखेंगे यह 7वीं नहीं 8वीं शताब्दी हो जाएगी। बेसिकली 700 से 728 है, इसका मतलब होता है 8वीं शताब्दी। सॉरी, यहाँ पे देखिए लिखा भी है 8वीं शताब्दी, लेकिन आप देखेंगे सप्त पैगोडा 7वीं शताब्दी मतलब 600 के एंड में बना हुआ था सप्त पैगोडा, तो ये 7वीं शताब्दी में था। ठीक है, और महाबलीपुरम का तटीय मंदिर आपको दिख गया 728 ईस्वी में, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है उसको किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा जब पिछली बार चाइना के आए थे राष्ट्रपति तो यहीं पे महाबलीपुरम ही गए थे, तो इस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। अब पूछ रहे दोस्तों किस नदी की, अब देखिए अब हम लोग स्विच कर रहे हैं ज्योग्राफी पे, और यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक शुरू हो जाएगा ज्योग्राफिकल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक हम लोग शुरू कर देंगे। बोल रहा है कि किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल, निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बराक नदी है, घग्गर है, लूनी है, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपके पास ऑप्शन है। इसमें से देखिए दोस्तों ये जो नदियाँ हैं बेसिकली खासतौर पर लूनी नदी आप देखेंगे अरावली से उत्पन्न होती है वर्षा के जल से, यानी शुरुआत में मीठा जल होता है, फिर जाके मिल जाती है मतलब आप कहेंगे इसको ये वाली नदी है जो कहते हैं हम समुद्र में जाके नहीं मिलती है, कच्छ के रण में ही जाके समाप्त हो जाती है लूनी। इस कारण से इसके निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली नमक के रास्ते पे जाती है ना, तो जो रास्ता है वही खारा हो जाता है, इस कारण से इसके निचले भाग में खारे जल, जबकि ऊपर भाग क्योंकि वर्षा के जल और बाकी चीज़ें झील एकत्रित होकर आ रही हैं, इस कारण से ऊपरी भाग आप देख पाएंगे कि मीठा पानी का है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? ठीक है, तो देखिए बेसिकली आप देखेंगे जब बंगाल के डेल्टा को देखेंगे तो बंगाल के डेल्टा के कई पार्ट्स हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको गूगल पे। ठीक है, ये देखिए ये बंगाल का डेल्टा है, मैंने ओपन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बंगाल का डेल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ऊपर, यहाँ पे जो सबसे ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 3 पार्ट आपको दिख रहे होंगे नॉर्थ से साउथ। एक ये देखिए ये वाला जो सबसे ऊपरी पार्ट है जो मुर्शिदाबाद, मेहरपुर, चौदंगा, ठीक है, मगुरा के पास है, तो आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ मोरीबंद डेल्टा। इसके नीचे आप देखेंगे मैच्योर डेल्टा। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा भी है एक्टिव डेल्टा, इनएक्टिव डेल्टा, मैच्योर डेल्टा, टाइडली एक्टिव डेल्टा, सब एक्वेस डेल्टा। तो यहाँ पर देखिए मोरीबंद डेल्टा सबसे ऊपर है जो कि इनएक्टिव डेल्टा है, बेसिकली बहुत पहले से बना हुआ है, यहाँ तक समुद्र की धाराएं नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, उसके नीचे मैच्योर डेल्टा, हल्की फुल्की समुद्र की धाराएं पहुँचती हैं, ठीक है, लेकिन मैच्योर हो चुका है, मतलब काफ़ी समय से डेल्टा बन चुका है। इसके नीचे है टाइडली एक्टिव डेल्टा, जहाँ पर अभी भी बेसिकली समुद्र की धाराएं बहुत असर करती हैं और टाइडल रूप से वहाँ पे एक्टिव है। तो आप देखेंगे ये 3 पार्ट बेसिकली इसके डिवीजन है और एक है एक्टिव डेल्टा, तो ये 4 इसके डिवीजन है। ठीक है, बंगाल के डेल्टा के 4 डिवीजन है, आप यहाँ पे सामने देख पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल डेल्टा। ठीक है, तो मोरीबंद डेल्टा कहाँ पर है? बंगाल डेल्टा। तो ये बंगाल डेल्टा अगर है तो सबसे ऊपरी पार्ट इसको बोलते हैं मोरीबंद डेल्टा। इसके नीचे आता है मैच्योर डेल्टा, इसके नीचे आता है टाइडली एक्टिव डेल्टा, और इस साइड किनारे पे जो छोटा सा एरिया वो है एक्टिव डेल्टा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है? तो देखिए दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है ये बहुत फेमस प्रश्न है और कई बार यह पूछे जाने के चांसेस हैं। तो कुछ पहाड़ियों को अभी हम लोग देखेंगे भी, मॉडल आंसर में बगल में आपके ओपन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक बता दूं, जैसे इस प्रश्न को करना है तो आप क्या करिए, सबसे लास्ट वाला और जो सबसे पहले वाला आपको याद है उसको ईस्ट टू वेस्ट लगा लीजिए। मतलब इसमें से जो भी, जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपको ईस्ट से वेस्ट आते हों उसको लगा लीजिए और उसके हिसाब से अपने ऑप्शन टिक करिए। तो जैसे आपको होता है सतपुड़ा सबसे वेस्ट में है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा
और मुझे पता है कि छोटा नागपुर सबसे ईस्ट में है, मतलब छोटा नागपुर अगर भारत का मैप देखेंगे तो सबसे ईस्ट में है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन को देखिए, 2 ऑप्शन मैंने सेट किए, महादेव महाकाल भले से मुझे न याद हो तब भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन, 43वां। तो देखिए 43वें का सही आंसर यहाँ पे लिखा भी है बी। इसको हम लोग मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये आपके पास मैप है, देखिए सतपुड़ा रेंज ये रही, ये देखिए ये रही सतपुड़ा रेंज, ठीक है, सतपुड़ा रेंज ये रही। फिर आप देखेंगे यहाँ पे महादेव, फिर है महाकाल। तो देखिए ये सतपुड़ा सबसे पहले, फिर महादेव, फिर महाकाल। फिर इसके बाद आप देखेंगे इधर है छोटा नागपुर। तो छोटा नागपुर का पहाड़ काफ़ी फेमस है, यहाँ पे संथाल लोग रहते थे, ठीक है। तो ये है। इसमें आपको एक 2 चीज़ें और याद रख लेनी चाहिए। एक तो राजमहल हिल्स, ये छोटा नागपुर का ही उत्तरी भाग है, सबसे ऊपरी वाले पार्ट को राजमहल हिल्स ही कहते हैं, ठीक है। रामगढ़, राजमहल, ठीक है, ये मेरे हिसाब से आपको 2 और याद रख लेनी चाहिए, राजमहल और रामगढ़, ठीक है। तो ये दोनों और याद रख लीजिए। और गड़जात सामान्यतः गड़जात भी पूछ देता है। तो रामगढ़, राजमहल, गड़जात, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आप इसको बना लीजिएगा। हालांकि फिर भी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन केवल क्या है, सतपुड़ा, महादेव, महाकाल और बेसिकली छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ। तो ये 3 इसका आंसर आपको सामने दिख जाएंगे। अगला है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, ये है उदाहरण सरोवरी मैदान का, ठीक है। सरोवरी मैदान का क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, ठीक है, यहाँ पर देखिए मॉडल आंसर में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सुंदर सरोवरी मैदान है। क्यों, क्योंकि घाटियाँ बनती हैं, यहाँ पर देखिए लिखा भी है, ठीक है। यहाँ पहाड़ियों के नीचे बहने वाली कई छोटी नदी घाटियाँ हैं, जैसे इम्फाल नदी, खुगा, इरिल, थाबल, सेकमई। ये घाटियाँ कई सरोवरों का निर्माण करती हैं, इसीलिए इसको सरोवरीय घाटियाँ कहते हैं। अब देखिए ये आपको केवल याद रखना है, इसकी नदियों का नाम मत याद रखिए, इम्फाल, खुगा, इरिल, थाबल, ये नहीं, केवल इतना रखिए इम्फाल बेसिन जो है, बेसिकली जो मणिपुर का इम्फाल बेसिन है वह सरोवरीय मैदान है, केवल इतना याद रखिए और काम चलते बनिए आगे। अगला बोला है कौन सा अपने भ्रंश घाटी, भ्रंश प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको पता होगा जो मध्य भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी, इसके अलावा इधर जाती है दामोदर नदी, है ना, महानदी भी कुछ हद तक भ्रंश घाटियों में बहती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर, ठीक है। ये भ्रंश घाटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है, क्योंकि यह इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी बंगाल का शोक, बिहार का नहीं, यहाँ पे देखिए लिखा भी है इसीलिए, है ना। देखिए क्या लिखा है, दामोदर घाटी, दामोदर भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बराकर, जमुनिया तथा बरकी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो बरकी, ये 3 नदियां, बराकर, जमुनिया और बरकी इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये भी आपके दिमाग में एक बार होना चाहिए, खासतौर पे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी दिमाग में आपके होना चाहिए। अगला पूछ रहा है एल्बिडो क्या है, बेसिकली 46वां प्रश्न है, एल्बिडो से क्या संबंधित है, क्या है एल्बिडो। तो आपको पता होगा ये पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह पे अगर सूर्य की रोशनी 100 आती है और यहाँ से सीधे सीधे ये 35 वापस कर देता है, इसको भेज देता है। तो जो वापस कर रहा है, बेसिकली जो वापस कर रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग एल्बिडो। तो वापसी की शक्ति क्या है, एल्बिडो है, ठीक है। तो जितना, जैसे आप शीशा देखेंगे तो शीशे से जितना प्रकाश आप डालेंगे तो बहुत सारा प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बेसिकली जो रिफ्लेक्टिव पावर है इसी को हम बोलते हैं एल्बिडो, ठीक है। तो वापसी की शक्ति हो जाएगा, इसका सही आंसर डी, एल्बिडो होता है। अगला बोल रहा है निम्नलिखित को सूची 1 के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में फिर से कहूँगा, मैथ द कॉलम क्वेश्चन कई लोग कहते हैं सर अलग से वीडियो बनाओ, तो अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर समझिए। आप देखेंगे सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है, तो आप सबसे पहले कौन सा आपको आता है वो खोजना है यहाँ पे। तो जैसे मैं बताऊँ, मुझे कैलिफोर्निया की वनस्पति के बारे में पता है कि चैपेरल बोलते हैं, बेसिकली भूमध्य सागरीय एक वनस्पति है चैपेरल, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति कैलिफोर्निया में उसका नाम है चैपेरल, तो मुझे ये पता है। तो सी का 1 मुझे पता है। अब देखो मॉडल आंसर में इसके देखो आप, सी का 1 एकमात्र ऑप्शन में आपको सी का 1 मिलेगा और बी आंसर सही हो जाएगा। मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं, केवल यही पढ़ के अब मैं क्या करूंगा, इसके याद कर लूंगा सीधे सीधे, ठीक है। तो इसका कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा 47वां क्वेश्चन। तो 47वें का देखो आंसर बी यहाँ पर सही दिया हुआ है। और मैं क्या करूँगा बेसिकली, इसीलिए मॉडल आंसर में और डिटेल में नहीं दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। आपको अब क्या करना है, बेसिकली यही इनके नाम याद कर लेना है कि इनकी वनस्पति का ये नाम होता है। तो देखो सी का 1, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप सी का 1, ए का 2 यहाँ पर मैच करा लीजिए। माकपी भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग माकपी। बेसिकली ये सब क्या है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों का अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, ठीक है। जैसे है ना, जैसे आप देखेंगे झूम कृषि का नाम रोपा, मिल्पा, ये सब होता है ना अलग अलग जगह। तो उसी तरह से भूमध्य सागरीय जो वनस्पतियाँ हैं उनका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो माकपी
ए का 2, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में जो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां होती हैं उनको बोलते हैं मापी। चैपेरल बोलते हैं हम लोग कैलिफोर्निया के जो क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां होती हैं उसको बोलते हैं हम लोग चैपेरल, ठीक है। फिर होगा बी का 3 का मतलब है फिम्बस बोलते हैं हम लोग, जो दक्षिण अफ्रीका में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां हैं, और मैटोरल बोलते हैं चिली में। तो बेसिकली एक ऑप्शन अगर आपको सही से पता है, ठीक है, चैपेरल जनरली याद रखिए, कैलिफोर्निया की वनस्पतियां। असल में यूपीएससी ये यूपीपीसी वाले पता है क्या करते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिए। जो चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, है ना, उसको ऐसा ऑप्शन सेट करते हैं कि अगर वो आपको पता है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में, जैसे कैलिफोर्निया की चैपेरल वनस्पति बहुत ज़्यादा फेमस है, चैपेरल बहुत ज़्यादा फेमस, तो अगर आपको ये पता है केवल फेमस वाली चीज़, तो नॉन फेमस चीज़ नहीं भी पता है तो आप क्वेश्चन सही कर जाएंगे। तो फेमस वाली चीज़ याद रखनी है। जैसे अगला प्रश्न हम लोग देते हैं 48वां, टेलीग्राफिक पठार है उत्तर अटलांटिक कटक का यह भाग है, टेलीग्राफिक पठार। जैसे आप देखेंगे, अगर मैं मैप बनाऊँ एक बार, ठीक है, तो ये आप देखेंगे अगर अमेरिका है तो यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे बीच में यहाँ पर क्या होता है, मध्य अटलांटिक कटक है, ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक है। तो यहाँ से ये बीच से दो पार्ट में डिवाइड है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसको हम लोग बेसिकली भूमध्य रेखा पर ये 2 पार्टों में डिवाइड है, एस आकार का बना हुआ है, मध्य अटलांटिक कटक एस आकार का बना हुआ है। यहाँ हम देखेंगे जो ऊपर है, यहाँ पर ऊपर वाले क्षेत्र को यहाँ पर बोलते हैं हम लोग टेलीग्राफ प्लेटू, ठीक है। तो जो इसी का पार्ट है विस्तृत, है ना, मध्य अटलांटिक कटक का, उसी को हम लोग बोलते हैं टेलीग्राफ पठार, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक कटक का यह भाग है। अगला हम लोग देखते हैं, आपको ये सूची, ये फिर से मैच दो कॉलम आया, और मैच दो कॉलम क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते ही है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब एक आप मैच कराइए, तालचेर कहाँ पे है, महानदी घाटी, ठीक है। तलचेर बेसिकली उड़ीसा के क्षेत्र में तलचेर, है ना। अगर आप और ज़्यादा फोकस करेंगे तो तालचेर क्षेत्र कहाँ पर है, ब्राह्मणी नदी घाटी पर है, ठीक है। तो ब्राह्मणी नदी वैली पर है ना। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी बेसिन में। तो महानदी बेसिन में इसका आंसर है, तो ए का 4 मैच करें तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 49वें का देखिए हो जाएगा सी, अपने आप सही है ना, सी सही है। तो आप अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसी के शॉर्ट नोट्स बना लेना है कि प्रसिद्ध कोयला घाटियाँ, नोट कर लीजिएगा ऐसे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, प्रसिद्ध कोयला घाटियाँ। तो तालचेर महानदी घाटी, ठीक है, कर्णपुरा दामोदर नदी, सिंगरौली, ठीक है, सोन घाटी, सिंगरेनी, गोदावरी नदी, ठीक है। बेसिकली इस तरह से आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना लेना है और काम खत्म करना है। तो ये तरीका है हमारा तैयारी का। अगला, हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं। अब देखिए ऐसे वाले प्रश्नों में अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आंख बंद करके सारे उत्तर सही मान लेना है। अगर ना समझ में आए तो, समझ में आ रहा है और दिख रहा है कि कोई गलत है, तब तो भाई गलत ही टिक करना है, ठीक है। लेकिन ना समझ में आए तो आंसर टिक करके कर देना है। मतलब मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, तो ये बिल्कुल सही बात है। वहाँ पे कोई जीवाश्म नहीं मिलते हैं। जो परतदार चट्टान है कौन से, मुख्य हिमालय की, ठीक है, उसकी परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, ठीक है। इसका आंसर भी बेसिकली सब सही है, 50वें का डी ही सही है ना, ये लिखा भी यहाँ पर, है ना। इसको आप पढ़ेंगे मॉडल आंसर एक्सप्लेनेशन में। अगला मैं बता रहा हूँ, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तो जो लघु हिमालय बेसिकली, क्योंकि देखिए आप देखिए कि हिमालय का जब निर्माण हुआ है तो वो 3 बार थ्रस्ट से हुआ है और अभी भी थ्रस्ट लग रहा है। तो पहली बार जब थ्रस्ट हुआ तो वृहत हिमालय बना, उसके बाद जब थ्रस्ट हुआ तो लघु हिमालय बना, और उसके बाद जब थ्रस्ट हुआ तो अभी शिवालिक श्रेणी बन रही है। इसके अलावा जो वृहत हिमालय, जो मुख्य हिमालय सबसे बड़ा वाला हिमालय है, वो बेसिकली सबसे पहले उसके नीचे ज्वालामुखियाँ थी, ठीक है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार, जब आप देखेंगे कोई भी 2 प्लेटें टकराती हैं, ठीक है, कोई भी 2 प्लेटें टकराती हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ज्वालामुखी बनता है, क्योंकि ओशियानिक, ठीक है, छेपड़ होता है, जो आलंबन होता है वो ओशियानिक होता है। तो वोल्केनो निकलते हैं। अब वोल्केनो निकलेंगे तो यहाँ पे जितने जीवाश्म अवशेष हैं वो खत्म कर देंगे। तो सामान्यतः क्या होता है, जो मेन हिमालय है वो जीवाश्महीन हो जाएगा। क्यों, इसके बाद ये भविष्य में और बड़ा होते जा रहा है। भविष्य में जब ओशियानिक के बजाय कॉन्टिनेंट का टक्कर हो रहा है तो ये बड़ा होते जा रहा है और वृहत हिमालय के रूप में आ रहा है। और जो पीछे की चट्टानें हैं वो आप देखेंगे ये लघु हिमालय, और फिर यहाँ पे देखेंगे आप ये शिवालिक। इस तरह से यह 3 स्टेज में निर्माण होते हैं। तो जो ये वाली हैं ये आप देखेंगे टेथिस सी के उत्प्लावन से बनेगी। जो मेन जो लघु हिमालय वो टेथिस सी के अवशेषों से बनेगी, अवशेषों का जो उत्थान होगा, जो कंप्रेशन होगा उससे बनेगी। तो इस कारण से ये बेसिकली आप देखेंगे जीवाश्म
खत्म हो जाता, मतलब जहाँ पे जीवाश्म मिलते हैं, टेथिस सी के जीवाश्म मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो परतदार चट्टानें बेसिकली रूपांतरित हो गई हैं, ठीक है, और ताप और दाब का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इस वजह से यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लघु हिमालय की चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष मिलते हैं, हो सकता है भविष्य में अब न मिले। बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले, तो बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे लखुदियार की गुफाएं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है, उत्तराखंड में लखुदियार की गुफाएं हैं, वहाँ पर बिल्कुल मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, और सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो 50वें का डी सही आंसर। अगला हम लोग देते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड में, एनु जापान में, किर्गिज सूडान। अब देखिए ये गलत है, किर्गिस्तान, आपने नाम सुना होगा किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान कहाँ है? सेंट्रल एशिया में, जबकि ये सूडान जगह कहाँ पे? सॉरी, इसको मिटा देता हूँ मैं। सूडान जगह है अफ्रीका में। तो ये जनजातियां आपको याद रखनी है, ठीक है, कि पिग्मी कांगो बेसिन अफ्रीका में। पिग्मी बेसिकली बौने लोग होते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, छोटे काले लोग, बौने, है ना, तो ये पिग्मी इनको बोलते हैं, है ना। अंगामी नागालैंड में, एनु जनजाति जापान में, और किर्गिज किर्गिस्तान में, न कि सूडान में। ठीक है, तो ये गलत, मतलब ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि देखिए प्रश्न मैंने फिर से बोला है, ध्यान से पढ़ना है, लिखा है सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो सही सुमेलित नहीं है ये। अगला देखते हैं हम लोग 52वां प्रश्न, फिर से मैच दो कॉलम आ रहा है ना। तो मैच दो कॉलम फिर से आपको क्या करना है, बेसिकली पहचानना है। तो देखिए हरिकेन हम लोग को पता है कि यूएसए में आता है, तो डी का 4, तो इसका सही आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, तो 52 का देखिए 20 का सही आंसर है। ठीक है, ये सब मतलब देखिए आप खुद देखिए एक बार, आपको फील आ रही होगी। सबसे फेमस इसमें क्या है? हरिकेन सबसे फेमस है भाई। यूएसए के लोग जैसे आप देखेंगे हमेशा, कभी कैटरीना, कभी, है ना, कभी सलमान खान, ऐसे तूफान वहाँ पे आते रहते हैं। तो ये तूफानों का नाम आप लोग ने अगर कभी न्यूज़ में सुना है, मैंने बेसिकली वही बोला, ऑस्ट्रेलिया में कोई तूफान आया तो आप नहीं सुनेंगे, लेकिन यूएसए में कोई तूफान आता है तो पूरा दुनिया भर में हल्ला बन जाता है, शोर मच जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हरिकेन अगर आपके पास, आपको पता है कि हरिकेन यूएसए में है, तो बाकी सारे ऑप्शन आप अपने आप सही कर देंगे। तो देखिए डी का हो गया 4, सी का हो गया 1, यानी बैगुए कहाँ का है? फिलीपींस का है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया का है, और टाइफू जापान का है। अब बेसिकली नाम भी अगर आपको थोड़ा बहुत लगे कि टाइफू, है ना, ये जापान का है, टाइफू कुम्फू टाइप का है ना, कुछ ऐसा ऐसा नाम बन रहा है, तो ये जापान का है। विलीविलीज ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन यूएसए। ठीक है, तो ये तरीका आपको याद होना चाहिए। अगला वाला कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से ध्यान देना है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ दोस्तों जो मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल बेसिकली ठंडी हवाएं होती हैं, ये आता है आपका फ्रांस में, या आता है आपका यूरोप में बेसिकली। तो यूरोप में मिस्ट्रल चलती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलती है। मिस्ट्रल, बोरा, ये सब जो हवाएं होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो स्थानीय हवाएं हैं उनका नाम याद होना चाहिए। ठीक है, लेके जाएँ तुझे हवाएं, मेरे दिमाग में गाना बनने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जानना है सांता आना कैलिफोर्निया का ही है, हबूब सूडान का ही है, यामो जापान का ही है, लेकिन मिस्ट्रल फ्रांस का है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो सांताना मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोग रट लें। ठीक है, आवाज़ सुन सुन के आपके दिमाग में हो जाए। सांताना कैलिफोर्निया में चलने वाली ठंडी हवा है, हबूब सूडान, यामो में जापान। ठीक है, मतलब यामो जो हवा है वो जापान में है। ठीक है, ये आपको स्थानीय पौधों के नाम याद होने चाहिए। अगला बोला स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। ये 2019 यूपी पीसीएस का प्रश्न है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेसिकली मैंने स्वेज नहर ही निकाल रखी है, इसका मैप ही दे दिया मॉडल आंसर में, ताकि जो लोग एग्जाम में गलत करके आए थे अब सही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लेक टिम्सा सबसे पहले दिख रही होगी आप लोग को, ये लेक टिम्सा है सबसे पहले। फिर देखेंगे ग्रेट बिटर लेक दूसरे नंबर पे, फिर लिटिल बिटर लेक यहाँ पर देखेंगे। तो क्या है? लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर, है ना, और फिर लिटिल बिटर। तो ग्रेट बिटर यहाँ पे देखिए लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर, सॉरी, है ना, यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं दिया हुआ है, तो एक बार इसमें से कोई आंसर सही नहीं, यानी 54 का। ठीक है, तो बेसिकली देखिए यहाँ पर आपके सामने है, तो 54 में कोई ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं दिया है, ये त्रुटि है, इसको सुधार लिया जाएगा पेपर में। ठीक है, तो 54वां प्रश्न मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, ताकि जब हम लोग अभी इस प्रश्न को देंगे, है ना, ग्रुप में वापस रीलोड करेंगे, अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसके ऑप्शन को सही कर लेंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये यूपी पीसीएस का आया हुआ प्रश्न अब देखिए, यानी लग रहा है कि उन लोग ने भी ऑप्शन हो सकता है गलत दिया हो फिर भी। तो लेक टिम्सा के बाद ग्रेट बिटर लेक आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वही दिख रहा है ना, ग्रेट बिटर लेक आना चाहिए, फिर आना चाहिए लिटिल बिटर लेक, है ना, और फिर आना चाहिए लेक मंजिला, जो भी है ना। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है,
तो कोई बात नहीं, इसका आंसर सही कर लिया जाएगा, लेकिन अभी आप इसको सही आंसर यहाँ पर ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर को एक्सचेंज कर लीजिए। ठीक है, अब लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अधिजीवी वनस्पतियों का संबंध किससे है? तो अधिजीवी वनस्पतियां मतलब जो मेन पौधे होते हैं, मेन पौधों पर जीवित रहने वाली लतादार वृक्ष, आपने नाम सुना होगा लताएं। बेसिकली जो लताएं वाली वृक्ष होती हैं उनको हम लोग होते हैं अधिजीवी, एपीफाइट्स। तो एपीफाइट्स एक बार इंग्लिश वैसे आप लोग कंफर्म कर लीजिए, मुझे एग्जैक्टली श्योर नहीं है इंग्लिश, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है एपीफाइट्स होता है। बेसिकली मुझे श्योर होता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई भी हम आंसर देते हैं तो जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए, इस वजह से मैं मना करता हूँ, है ना। तो एपीफाइट्स या अधिजीवी वनस्पतियां, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि सही है इसका इंग्लिश, फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेंगे, लतादार वनस्पतियां होती हैं और लतादार वनस्पतियां भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र में क्या होता है कि कंपटीशन होता है, 3 लेयर की जो वनस्पतियां होती हैं वहाँ पे 3 वितान पाए जाते हैं वनस्पतियों के। सबसे ऊंची वनस्पतियां, उसके बाद इससे नीची वनस्पति, बेसिकली आपस में कंपटीशन कर रही होती हैं कि किस तरह से सूर्य का प्रकाश मिले और जीवन इनका चले, क्योंकि वर्षा खूब होती है, तो अगर सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो क्या करेंगी, जो बेसिकली उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे, सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो कंपटीशन होते होते ये वनस्पतियां 3 लेयर बना देती हैं। इस पे क्या होती है, लताएं चिपट के ऊपर जाती हैं सूर्य का प्रकाश खींचने के लिए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अधिजीवी वनस्पतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आप एक बार चेक अवश्य कर लेंगे इसको। ठीक है, गूगल सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा आपसे। अगला है कौन सा सुमेलित नहीं है, फिर से ध्यान देना, सुमेलित नहीं है, देश और राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए मालदीव की राजधानी सबको पता है माले है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी सबका आंसर आपको यहाँ पे सामने सही दिया हुआ है। यानी गिनी बिसाऊ की राजधानी बिसाऊ है, ताइवान की राजधानी ताइपेई है, निकारागुआ की राजधानी मानागुआ है। तो ये तीनों सही हैं। इसमें गलत क्या है वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें गलत है मालदीव की राजधानी मलाबो। तो दोस्तों इस तरह से बेसिकली आपको याद करते रहना है। और जो लोग अभी भी यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो 88 40 75 19 12 नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दें, ताकि आराम से ज्वाइन कर सकें आप लोग टेस्ट सीरीज। ठीक है, केवल 1000 में आपको 35 टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। अगला है खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए खार्तूम शहर सूडान, बेसिकली खार्तूम कहाँ पे है, सूडान में है। तो सूडान आप देखेंगे वहाँ से नील नदी होके जाती है। ठीक है, खार्तूम सिटी। अभी हम देखेंगे जायरे के किनारे ब्राज़ाविले, एक ब्राज़ाविले है। यहाँ पर देखिए मैंने खोजा भी है इसको मैप में, यहाँ पे देखिए मैप है, मॉडल आंसर मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए जो कांगो नदी जा रही है, बेसिकली इसी को कांगो नदी को कई बार हम लोग जायरे नदी भी बोलते हैं। तो ये जो कांगो नदी जा रही है, इसके बारे में देखेंगे ब्राज़ाविले नाम की फेमस सिटी है। ठीक है, ये ब्राज़ाविले, एक है ब्राज़विले, 2 अंतर है जान रखिए, ब्राज़विले एक है ब्राज़ील में, एक है ब्राज़ाविले। तो ब्राज़ाविले कहाँ पे है, ये है कांगो के किनारे, कांगो नदी के किनारे। ठीक है, स्टैनली पुल के पास है। तो जायरे के किनारे ब्राज़ाविले है, राइन नदी के किनारे आपको पता होगा जर्मनी। ठीक है, सेन नदी के किनारे यहाँ पर बहुत फेमस एक सिटी है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार, कौन सा ऑप्शन है, 57वां प्रश्न। ठीक है, तो पेरिस, सेन नदी के किनारे पेरिस, राइन नदी के किनारे रोटरडम, सॉरी जर्मनी नहीं रोटरडम। तो ये याद रखना आप लोग, र से राइन, र से रोटरडम। ठीक है, और जायरे नदी के किनारे ब्राज़ाविले और सेन नदी के किनारे पेरिस, है ना। तो यानी खार्तूम सिटी नील नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। अगला किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन चारों की सीमाएं इजराइल से लगी हुई है। और देखिए यहाँ पे मैप आपके सामने है भी। ठीक है, तो आप देखेंगे ये है छोटकू सा इजराइल। ठीक है, ये है छोटकू सा इजराइल। तो यहाँ पे देखिए जॉर्डन। ठीक है, तो जॉर्डन मिल गया, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एलिमिनेट करके भी अगर देखो, इराक आप देखोगे यहाँ पर है, इराक इजराइल से नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इराक इजराइल दूर दूर है। तो यहाँ से इराक वाले को हटा दो, तो सी ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। ठीक है, साइप्रस देखोगे यहाँ पर है, साइप्रस एक द्वीप है, बेसिकली टर्की का द्वीप है, लेकिन झगड़ा चलता रहता है। टर्की कुछ पार्ट साइप्रस मानता है अपना, कुछ पार्ट नहीं मानता है, मतलब कुछ विवाद है टर्की और साइप्रस में इस द्वीप को लेके, है ना। तो यहाँ पर आप देखो तो साइप्रस भी आप काट दो। ठीक है, अब बचा आपका टर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कौन कौन सा मिल रहा है, इसको देख लीजिए। इजराइल है, जॉर्डन मिल रहा है, ठीक है, सीरिया मिल रहा है, यहाँ पर आप देखिए सीधे, लेबनान मिल रहा है, और इजिप्ट यानी मिस्र मिल रहा है। यानी टर्की नहीं मिल रहा है। टर्की आप देखिए ऊपर है, टर्की ऊपर है। ठीक है, तो टर्की नहीं मिल रहा है, तो टर्की भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो टर्की एलिमिनेट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट, यानी सही आंसर है बी। ठीक है, तो आप क्लियर देख पाएंगे बी सही इसका आंसर है।
तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, ये 4 देश की सीमाएं मिलती हैं इजराइल से, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका जो कूट था वो यहाँ पे देना छूट गया है, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको उन्हीं में से पहचाना है कौन से राज्य। बेसिकली इसमें ऑप्शन में यही देता कि 1 2 3 4 1 3 4 है ना, 1 2 4 1 2 का 4 4 2 का 1, ऐसे ही ऑप्शन में देता। तो आपको दिमाग में रखना है उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं जाती है, ये एलिमिनेट कर दीजिए और 1 2 4 इसका सही आंसर होगा। एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, बता देता हूँ कर्क रेखा किन किन राज्यों से जाती है, उसको याद भी कर लीजिए, ठीक है। 8 प्रदेशों से होके निकलती है। और देखिए हम लोग ने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो बेसिकली गलती होती है, गलती करना बड़ी बात नहीं होती है, यूपीएससी हिंदी उसको जिम्मेदारी के साथ सुधार ले, वो सबसे बड़ी बात होती है। और ये जो मॉडल आंसर हम लोग ने जो गलतियाँ थी उसको सुधार लिया है, ठीक है। और सुधार के अभी हम लोग ग्रुप में इसको अपलोड भी कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये दोनों तो बहुत ध्यान से याद रखना है कि त्रिपुरा यहाँ पे एक छोटा सा निकला हुआ है और यहाँ पे मिजोरम है, ये दोनों से ही होकर कर्क रेखा गुजर रही है। बाकी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये आपको याद आसानी से हो जाएगा 6 राज्य। त्रिपुरा, मिजोरम नहीं भूलना है, नहीं तो पता चला मेघालय दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं पालना है, इसका सही आंसर दिमाग में रखे रहना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 60वां प्रश्न। लाल सागर एक उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए लाल सागर क्या है, बेसिकली आप देखेंगे जो ये अफ्रीका है, यहाँ पे ऐसा अफ्रीका है, ठीक है। तो ये अफ्रीका के पास यहीं पे लाल सागर है। ये बेसिकली आप देखेंगे भ्रंश घाटी है, ये भ्रंश होके बन रहा है लाल सी, ठीक है। भ्रंश होके लाल सागर, रेड सी, सॉरी रेड सी भ्रंश होके बन रहा है। तो यानी अक्षीय द्रोणी है, बेसिकली एक एक्सिस के अलॉन्ग ये अलग अलग हो रहा है, एक्सिस के अलॉन्ग ये विस्तार हो रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि यह एक्सियल द्रोणी है, ठीक है, अक्षीय द्रोणी है, ठीक है, बेसिन, एक्सियल बेसिन है। अब यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि लाल सागर को लाल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक शैवाल होता है, ठीक है। उस शैवाल का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं अभी बता देता हूँ तुरंत। वो शैवाल का नाम याद रखना है। वो शैवाल का जब प्रस्फुटन होता है तो वहाँ पर चीज़ें लाल लाल हो जाती हैं, ठीक है, और इस वजह से बेसिकली वह लाल होता है। तो देखिए ये दृष्टि.is.com यहाँ पे खुला हुआ है और आप देखेंगे यहाँ पे लिखा भी है ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम नामक एक लाल रंग के शैवाल की उपस्थिति के कारण इसके लाल सागर इसका नाम है, ठीक है। तो आप देखेंगे ट्राइकोडेस्मियम इरिथियम, ठीक है, इरिथियम इस सागर का नाम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यही रेड सी है आपके बगल में, यहाँ पे रेड सी भी है और ये बेसिकली रेड सी, ठीक है, ये रेड सी आप देखेंगे यहीं पर ये अलग हो रहा है, तो इसके कारण ये एक्सियल बेसिन है, ठीक है, एक्सियल बेसिन है, दिमाग में रखना है। अगला है पूछा है कौन सा विशालतम हिमनद है, निम्नलिखित में कौन सा विशालतम हिमनद है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें से सियाचिन हिमनद, आपको पता होगा विश्व का सबसे बड़ा हिमनद इसको माना जाता है, अंटार्कटिक और आर्कटिक को छोड़ के, मतलब वो जो ध्रुवों को छोड़ के सबसे बड़े हिमनद इसको माना जाता है। तृतीय ध्रुव बेसिकली भारतीय हिमालय जो क्षेत्र है, ठीक है, हिंदू कुश हिमालय रीजन, HKH बोलते हैं हम लोग, हिंदू कुश हिमालय रीजन को भी सामान्यतः तृतीय पोल, थर्ड ध्रुव की आप देखेंगे संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सियाचिन, ठीक है, सी इसका सही आंसर है सियाचिन। यहाँ पर देखिए मॉडल आंसर में बाकी लोग को बताया भी है कि सासाइनी हिमनद की लंबाई लगभग 18 किलोमीटर है, सियाचिन, गंगोत्री और जेमू हिमनद की यहाँ पर दिया है 75, 25 और 5 किलोमीटर है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा सियाचिन। अच्छा देखिए जो मॉडल आंसर था पहले उसमें ए ऑप्शन दिया हुआ था सासाइनी, तो वो गलत है, उसको सही कर दिया गया, इसका सही आंसर है सी, ठीक है। तो जो हम लोग ने गलतियाँ जो सही की हैं उसको हम लोग ने बेसिकली बोल्ड कलर में कर दिया है, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत जरूरी है। और अब आप जाएंगे एग्जाम देने तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से जाएंगे। हम लोगों ने प्रयास यही किया है, देखिए 150 क्वेश्चंस में से 2-3 प्रश्न आप देखेंगे हर बार आयोग भी गलत कर देता है। हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग उन 2-3 को भी कम से कम करने का प्रयास करें। इससे एक बार मैंने, सत्यप्रकाश सर ने, निशांत सर ने, हम लोग ने खुद ने भी 1-2 बार पेपर इसको सॉल्व किया है। हम लोग अब कर भी रहे हैं डिटेल में, ठीक है। शुरू में हम लोग पेपर बनाने पे जोर दे रहे थे, सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, थोड़ा समय कम था, लेकिन अब हम लोग पेपर खुद भी सॉल्व कर रहे हैं। तो जो गलतियां हैं वो अब लगभग एलिमिनेट हो जा रही हैं। हालांकि 1-2 हो सकता है कि हम लोग के दिमाग में भी कुछ ध्यान से उतर जाए, तो 1-2 गलतियां अभी भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः मार्केट में अन्य जितनी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी उससे बहुत न्यूनतम गलती यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि हम लोग खुद भी एस्पिरेंट हैं और हम लोग इस बात को समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है चीज़ों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठीक है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है, ठीक है। एल्यूमिनियम कंपनियों का नाम दिया, उसकी अवस्थिति से आपको इसको
मैच कराना है तो देखिए बालको कोरबा में है, ठीक है। हिंडाल्को रेणुकूट यूपी में, आपको पता होगा रेणुकूट जो हिंडन नदी रेणुकूट नदी जाती है, ठीक है, उसी के किनारे है। रेणुकूट नदी, सॉरी हिंडन नहीं, रेणुकूट नदी के किनारे है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड, ठीक है, बिल्कुल हीराकुंड पर ही बनी हुई है, ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। और नालको कोरापुट है, कोरापुट उड़ीसा में। तो बेसिकली ये आमने सामने मिले हुए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 1 2 3 4 तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, कि आमने सामने इन सभी कंपनियों की स्थिति सुमेलित है। और ये याद रख लेना है कि बालको कोरबा में है, हिंडाल्को रेणुकूट में है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी हीराकुंड में है, नालको कोरापुट। जब आप मेंस का भी आंसर लिखते हैं ना, मान लीजिए एल्यूमिनियम कंपनी की अवस्थिति पे प्रश्न आ जाए, तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रहने ही चाहिए, ताकि आप वहाँ पर अपने चीज़ों को एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अगला है कौन युग्म सही सुमेलित हैं। तो ध्यान रखिए इडुक्की जो है केरला में, आपको पता होगा एक बांध है, केरल में एक डैम है इडुक्की डैम, क्योंकि जब केरला की बाढ़ आई थी तो आपको पता होगा इडुक्की डैम से बहुत सारा पानी बहा था। तो इडुक्की डैम कहाँ पर है, केरला में है। वो आप देखेंगे ये बेसिकली क्या है, ये है एक डैम यानी जल विद्युत संयंत्र है। तो तापीय शक्ति ग्रह नहीं है, तो 1 एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 और 4 अपने आप सही, यानी घाट प्रभा एक सिंचाई परियोजना है, श्योर है। रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी श्योर है। सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 2 3 4। अब देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, यहाँ पर आपको बताना है कि सबरीगिरी, घाट प्रभा और रामगंगा ये तीनों किस राज्य में है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताना है किस राज्य में ये परियोजना है। हालांकि ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, प्रश्न जो यहाँ पे दिया हुआ सामने यही पूछेगा, ठीक है। याद आपको यही करना है, फिर भी ठीक है थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो सके तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है किस राज्य में यह है। अगला है दोस्तों, इगारका बंदरगाह का संबंध किस देश से है। तो इसका सही आंसर है रूस। 1928 में इसको ओपन किया गया था इगारका बंदरगाह, ठीक है। एक इनकी जगह है साइबेरिया क्षेत्र में, ठीक है। तो वहाँ पर यह बेसिकली इगारका बंदरगाह है, ठीक है। कुछ कारियोनास करके एक जगह है, तो रूस में इगारका बंदरगाह है। केवल रटना है, इसमें कुछ और नहीं करना है। अगला हो रहा है भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है। तो आपको देखिए पता होगा पश्चिम तटीय, ये भारत का ये पश्चिम तटीय मैदान है। यहाँ पर आप देखेंगे ये तट हम लोग बोलते हैं कोंकण, ठीक है, कोंकण गोवा तक, फिर गोवा से नीचे हम लोग बोलते हैं इसको कन्नड़, ठीक। गोवा के शुरुआत तक हम लोग बोलते हैं कोंकण, उसके बाद बोलते हैं हम लोग कन्नड़, और फिर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मालाबार, ठीक है। तो कोंकण कन्नड़ मालाबार। तो आप देखेंगे बोला है उत्तरी भाग, तो उत्तरी भाग क्या है, कोंकण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो 65वें का आप सही भाग हो जाएगा सी, देखिए, ठीक है। तो ये है गोवा महाराष्ट्र सबसे उत्तरी कोंकण तट, उसके बाद देखेंगे कन्नड़ तट कर्नाटक के पास, और फिर देखेंगे आप मालाबार। तो कोंकण कन्नड़ मालाबार इस साइड है, इस साइड आप देखेंगे तो कोरोमंडल है, फिर है आपका नॉर्थ सरकार, उत्तरी सरकार क्षेत्र है, ठीक है। बस यही है शायद, एक बार लोग आप लोग चेक कर लीजिएगा। लेकिन वेस्टर्न मैदान का चूंकि प्रश्न है तो इसका आंसर कोंकण कन्नड़ और मालाबार है, ठीक है। असल में क्या होता है कि कई बार डिस्कशन करते समय मैं कुछ चीज़ अगर दिमाग से भूलता हूँ तो मैं वो चीज़ डिस्कशन नहीं करता हूँ। अगर मैं कंफ्यूज होता हूँ तो मैं वो चीज़ डिस्कशन बिल्कुल नहीं करता हूँ, ताकि आप लोग एटलीस्ट गलत जान के ना आए। अगला बोल रहा है झीलों को क्षेत्रफल के दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी झील पहले, उसके बाद घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिकली ये झील भी यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है, ये आपको बनाया हुआ है झील। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर। सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, तो सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, ऑप्शन में खोजिए। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में अपने आप सुपीरियर सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो 4 यानी सुपीरियर सबसे बड़ी, विक्टोरिया उसके बाद, फिर बैकाल है ना, फिर आपका हो जाएगा ग्रेट बियर। तो ये झील सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि, ध्यान रखिएगा सरफेस की दृष्टि से पूछा है, जैसे वॉल्यूम की दृष्टि से बैकाल होती है, सबसे बड़ी झील वॉल्यूम की दृष्टि से बैकाल होती है, ठीक है। बैकाल रशिया में झील है, लेकिन सरफेस की दृष्टि से सबसे बड़ी झील है सुपीरियर। हालांकि एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि पता है क्या होता है, मैं एक बार खुल के आप लोग के सामने से बता रहा हूँ। कई बार इंटरनेट पे हम लोग जैसे जनरली इंटरनेट को ही मानते हैं इसका माध्यम, है ना, कोई स्पेसिफिक माध्यम फिक्स होता नहीं है। और क्या होता है कि अलग अलग सर्च करेंगे आप, अलग अलग बताएगा कई बार, तो उसका कोई फिक्स सोर्स। और क्योंकि कई बार सरफेस एरिया, कई बार क्या होता है आप देखेंगे जैसे बैकाल झील है, मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में चीज़ क्लियर रहे कि ऐसे ऑप्शन अगर यूपी पीसीएस में भी आपके गलत हो जा रहे हैं तो आपकी जानकारी की कमी की वजह से गलत नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग ने थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं इसलिए गलत हो जाए, क्योंकि देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। और बैकाल झील है, आप देखेंगे बैकाल झील के 2 पार्ट हैं वहाँ पर बेसिकली। एक अभी आप देखेंगे जाइंट वैकाल, है ना, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, GVD, है ना, एक टेलीस्कोप वहाँ पे
बेसिकली न्यूट्रिनो की खोज के लिए झील के अंदर ही स्थापित किया गया। तो इस वजह से ये न्यूज़ में भी रहा है और इसी वजह से हम लोग ने क्वेश्चन बनाया भी है। बैकाल न्यूज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। आप देखेंगे ये जो झील है ना, बेसिकली दो पार्ट हैं। एक पार्ट है इसके खारे पानी का झील, ठीक है, और एक पार्ट है मीठे पानी का। तो कई बार क्या होता है कि प्रश्न में हम लोग मीठे पानी का, जैसे यहाँ पे सरफेस एरिया काउंट करना है, आप देखो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर काउंट करना है एरिया की दृष्टि से, तो कई बार क्या होता है केवल हम लोग मीठे पानी वाले को ही बैकाल झील मानते हैं, है ना। जैसा जैसा प्रश्न बनता है तो मीठे, कई बार मीठे खारे दोनों वालों को मानते हैं मिलके। तो बेसिकली वो आप देखेंगे इस वजह से ऑप्शन आंसर में कई बार मिस्टेक आती है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, केवल ऐसे याद करना है, एग्जाम में यही टिक करके चलाना है, चाहे सही हो चाहे गलत हो, उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक दो क्वेश्चन से कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 67वां प्रश्न, ठीक है। हालांकि मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ जो यहाँ पे आंसर है वो सही है, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप लोग चेक करेंगे। 67वां प्रश्न बोला है औद्योगिक क्षेत्र, और यहाँ पर आपको बेसिकली इन देशों को मैच कराना है, ठीक है, कि औद्योगिक क्षेत्र किन देशों में है। तो इसमें देखिए जो किनकी क्षेत्र है, किनकी नाम से भी लग रहा है कि जापानीज नेम है, तो किनकी ये जापानीज है। तो ए का हो जाएगा 2, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इसका देखिए अपने आप, आपने एक पता किया अपने आप हो गया। कैंटन चाइना में, आपको पता होगा कैंटोनीज वार भी काफ़ी हुआ था, और कैंटोनीज एक भाषा भी है, ठीक है। कैंटन का युद्ध भी बहुत फेमस है और कैंटोनीज वहाँ की भाषा भी है, ठीक है। तो कैंटन क्षेत्र चाइना में। फिर आप देखेंगे लॉरेन, जो अल्सास लॉरेन का क्षेत्र है, ये भी देखेंगे वर्ल्ड वार में काफ़ी फेमस रहा है, फ्रांस में है। बेलो हेरिजांटले ब्राज़ील में। तो यह बेसिकली क्वेश्चन आप नाम नहीं भी पता हो आपको उद्योग क्षेत्र का तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नाम से देखिए कैंटन जगह चीन में है, लॉरेन अल्सास लॉरेन का क्षेत्र आपको पता है ये फ्रांस में है। तो आप अगर 4 भी, सी का 4 और बी का 1 अगर टिक करते हैं, ठीक है, तो सी का 4 और बी का 1 केवल 2 ऑप्शन में है, डी और बी में, बाकी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर आपको बेलो हेरिजांटले, अब देखिए बेलो हेरिजांटले जगह जापान में होना कम चांस है, बजाय कि ब्राज़ील में होने के ज़्यादा चांस है। तो इस वजह से आपका आंसर बी, आप लोग अगर ना भी पढ़े हो तो इसको टिक कर सकते हैं। अगला दोस्तों तातीपाका तेल शोधन शाला कहाँ पर है, तो आपको पता होगा ये आंध्र प्रदेश के, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तातीपाका जो रिफाइनरी है वो आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में, पूर्वी गोदावरी जिला हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर ये अवस्थित है, ठीक है। तो तातीपाका तेल शोधन रिफाइनरी कहाँ पर है, पूर्वी गोदावरी जिले के आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में। अगला है आपको ये जो केंद्र दिए हुए हैं और खनिज दिए हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे डल्ली राजारा है, तो डल्ली राजारा में लॉयस्क भी होता है, मैग्नीज भी होता है, थोड़ा बड़ा बॉक्साइड भी होता है, थोड़ा थोड़ा सब होता है। लेकिन जो फेमस जिसके लिए होता है बेसिकली हम लोग उसको मानते हैं, जो फेमस सबसे ज़्यादा है तो उसको हमें टिक करना है। तो डल्ली राजारा लॉयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बी का हो जाएगा 1। अब देखेंगे आप बी का 1 करेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर है ना कि कौन कौन से ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर देखो आपको मकूम के बारे में पता है कि ये कोयला है, मकूम क्षेत्र कोयला के लिए फेमस है, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ए का 2 मकूम कोयला क्षेत्र, ठीक है। बी का 1 डल्ली राजारा लॉयस के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट, ठीक है, कोरापुट बॉक्साइट के लिए, पता ही होगा कोरापुट में बॉक्साइट की खाने बहुत फेमस है। और चित्रदुर्ग मैंगनीज के लिए, तो जो चित्रदुर्ग क्षेत्र है, ठीक है, वो है मैंगनीज के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। हालांकि मैंने इसको एक बार गूगल भी किया था, तो आप देख पाएंगे, अगर ओपन होगा तो मैं एक बार दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए डल्ली राजारा है ना, यहाँ पे देखिए राजारा खान समूह छत्तीसगढ़ में, ये डल्ली राजारा के खान, ठीक है। बेसिकली आप इसको एक बार देखेंगे, देखना चाहिए एक बार। हालांकि फिर भी जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, मैंने इसको प्रॉपर चेक किया है, तो इसका सही आंसर है बी, ठीक है। तो सही आंसर इसका बी है। बी मतलब मकूम, फिर से बता रहा हूँ ताकि याद हो जाए, मकूम कोयला क्षेत्र बहुत फेमस है, डल्ली राजारा लॉयस क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, कोरापुट बॉक्साइट क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है, और चित्रदुर्ग का मैंगनीज क्षेत्र बहुत ज़्यादा फेमस है। अगला बोल रहा है नेलोंग वैली किस राज्य में अवस्थित है। तो देखिए नेलोंग वैली उत्तराखंड के, जो आप देखेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क का ही पार्ट है नेलोंग वैली। और ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस बहुत ज़्यादा चांस है कि इस बार यह प्रश्न वापस पूछे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फेमस है नेलोंग वैली, किधर है, जनरली हम लोग नेलोंग से हम लोग को लगता है कि यार सिक्किम में होगा या लद्दाख में होगा, लेकिन इसका सही आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क का यह एक भाग है नेलोंग वैली। अगला हम लोग 71वां प्रश्न, ठीक है। अब 71वां प्रश्न देखिए, बोला है सूची को सही से सम्मिलित कीजिए। तो किर्गिस्तान में होगा, पहले बताए, यानी मध्य एशिया। ए का हो जाएगा 3। अब देखिए ये फेमस क्वेश्चन मैंने कहा, हाँ, तो देखिए तुरंत आपका सही हो जाएगा इसका आंसर डी। जो ए का 3 करिए तुरंत एलिमिनेट करिए। मैथ द कॉलम की सबसे खास बात है कि जो आप क्वेश्चन पढ़ो
ऑप्शन पहला पढ़ो, एक ऑप्शन आपको दिख जाए उससे बाकी ऑप्शन एलिमिनेट करने का प्रयास करो, सामान्यतः हो जाएगा। तो देखो किर्गिस्तान में है मध्य एशिया, तो इसका आंसर ये सही है। यानी अब अगला आप लोग यहीं से इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। एक जो 3 आपने फिक्स किया यहीं से बता सकते हैं कि बुशमैन कहाँ पे है, कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन बेसिकली झाड़ियों के किनारे लोग छुपे होते हैं, तो इसलिए इनको बुशमैन कहा जाता है। एनू कहाँ पर है, जापान में, हम लोग ने देखा भी था। बद्दू अरब, ठीक है, बद्दू तुआरेग ये सब अरब क्षेत्र में होते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, बोला कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। 72वां का प्रश्न है, बोला कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए तिलैया बांध है, तिलैया, तंछर, पंछर, बहुत सारे यहाँ पे बांध है। ये कोनार नदी पे नहीं है, ये बराकर नदी पर है। तो जो तिलैया बांध है, ठीक है, तिलैया बांध, एक सेकेंड, ठीक है, जो तिलैया बांध है वो बेसिकली आप देखेंगे, ठीक है, वो कहाँ पर है, बराकर नदी पर, कोनार नदी पर नहीं है, यह बराकर नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बोला सही सुमेलित नहीं, यानी सरदार सरोवर बांध सबको पता है नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर साधु बेट एक द्वीप है, साधु बेट द्वीप है, वहाँ पर आप देखेंगे जो अभी बनाया गया है सरदार सरोवर की जो नेशनल स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, वो नर्मदा नदी पर यहीं पर बनाया गया, सरदार सरोवर बांध पे ही बनाया गया है, ठीक है। फिर गांधी सागर बांध, चंबल नदी सही है। नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना है नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर अवस्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तिलैया बांध कहाँ पर है, बराकर नदी पर, झारखंड में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तिलैया बांध, ठीक है, झारखंड में बराकर नदी पर अवस्थित है, और ये याद करके आपको चले जाना है एग्जाम में। अगला है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। फिर से ध्यान रखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है। अब देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। मैंने शुरू में बताया था बोरा क्या है, इटली और एड्रियाटिक सागर पर बहने वाली स्थानीय पवन है, तो मिस्टल बोरा मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो बोरा क्या है, इटली, पोलैंड में नहीं, इटली और एड्रियाटिक सागर पर बहने वाली स्थानीय पवन है। मिस्टल अभी हम लोग ने देखा ही था फ्रांस में, वहाँ पे सही आंसर मिस्टल ही था। खमसिन मिस्र में। फोन आल्पस पर्वत स्विट्जरलैंड से उतरती है, ठीक है, आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से यह उत्पन्न होती है। और मिस्टल भी दोस्तों आल्पस के ही उत्तरी ढाल से उत्पन्न होती है, फ्रांस में जाती है, राइन घाटी, राइन वैली फ्रांस में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि बोरा जो स्थानीय पवन है वो इटली और एड्रियाटिक सी के बीच में बहती है, ठीक है। तो दिमाग में एकदम क्लियर याद रखना है। अगला पूरे किस राज्य का संबंध सिपकी ला दर्रा से है, ठीक है। तो किस राज्य का संबंध सिपकी ला दर्रा से है, हिमाचल प्रदेश। सिपकी ला दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बहुत सारे फेमस दर्रे यहाँ पे बताया हुआ है। सिपकी ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, माना, नीति ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में, नाथुला सिक्किम, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। तो सिपकी ला याद रखना आपको, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध दर्रा है। अगला है कौन से हार्मोन्स, ठीक है, सही सुमेलित नहीं है। फिर से ध्यान रखना है, मतलब कौन से अवयव जो नीचे दिए हुए हैं कथन में सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। मैंने ऑक्सीटोसिन असल में देखा था तो दिमाग में था। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, पता ही है, सही है। एस्पार्टेम, सुक्रेज, ग्लूकोज ये सब क्या है, संश्लेषित मधुरक है, मतलब ठीक है, मतलब बेसिकली मीठा करने वाले। नियोप्रीन क्या है, रबड़ है, बिल्कुल सही बात है। रेयन क्या है, रूपांतरित स्टार्च नहीं है। देखिए ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, कृत्रिम रेशा है, सेल्यूलोज से बना हुआ, रूपांतरित सेल्यूलोज है, न कि स्टार्च है, ठीक है। तो रेयन के बारे में आपको ध्यान रखना है, यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है, सेल्यूलोज है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। पूछा था सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बाकी सब सही है। बेसिकली एग्जाम के लिए आपको ये याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसको हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं। एस्पार्टेम मधुरक है, नियोप्रीन रबड़ है, ये याद करके जाइए। ऑप्शन में हो सकता है कि यही पूछ दे, ठीक है। अलग अलग तरह बेसिकली ये जो हम लोग ने प्रश्न ऊपर दिए हैं, पूछे हैं, मॉडल आंसर दिए हैं, इनसे अपने आप में 100-150 नए तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, मॉडल आंसर और क्वेश्चंस थे। तो आप जब ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अटेम्प्ट करने के बाद 1-1.5 घंटा आप लोग को इस बात पे माथापच्ची अवश्य कर लेनी चाहिए कि किस तरह से प्रश्न और बन सकते हैं और हमें क्या चीज़ याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो वीडियो डिस्कशन है वो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से लेके प्रयास करेंगे 120 तक या 150 तक, जैसा हो उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग 88 40 75 19 12 पर संपर्क कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू मैसेज कर लें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, केवल 1000 में हम लोग ने 30 टेस्ट सीरीज विद वीडियो डिस्कशन के साथ स्टार्ट की है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।